जब अमोदिता डरते हुए पीछे मुड़ती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कोई सी ऐसी चीज देख ली थी जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अमोदिता के सामने वही काला कुत्ता खड़ा था जो उसे टोना करते वक्त हर बार दिखाई देता है। वो काला कुत्ता अमोदिता को अपनी लाल लाल आंखों से घूरे जा रहा था, पर इस बार उसकी बॉडी पर पहले से ज्यादा घने काले बाल दिख रहे थे जो काफी बड़े हो गए थे। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये कुत्ते का बच्चा फिर मेरे सामने आ गया। आज तो मैं कोई टोना करने भी नहीं जा रही थी, फिर ये कैसे मेरे सामने आ गया। कुत्ते के पास से आदमी की डरावनी आवाज सुनाई देती है। तू कहाँ जा रही है अमोदिता? अमोदिता ये आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो हक्का बक्का रह जाती है, ये सोचकर कि उसके सामने तो कोई आदमी नहीं था बल्कि एक कुत्ता था। फिर आदमी की आवाज कहाँ सुनाई दे रही थी? अमोदिता घबराते हुए खुद से कहती है, ये आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? नहीं, ये यक्षिणी नहीं हो सकती, जरूर कोई और है। भला यक्षिणी आदमी की आवाज में मुझसे बात क्यों करेगी? उसने तो कितनी बार औरत की आवाज में मुझसे बात की है। जरूर ये कोई और है। कौन है यहाँ पर कोई जवाब नहीं आता है। थोड़ी ही देर बाद फिर आदमी की आवाज सुनाई देती है, घर चली जा अमोदिता, घर जा। अमोदिता नोटिस करती है कि आदमी की आवाज कुत्ते के पास से सुनाई दे रही थी। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। भला एक कुत्ता कैसे बात कर सकता है, वो भी आदमी की आवाज में? ये जरूर मेरा कोई वहम है। कुत्ता अपना मुंह खोलते हुए आदमी की आवाज में कहता है, घर जा अमोदिता, घर पर तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। अमोदिता बड़बड़ाती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। इतना कहकर अमोदिता अपने आप को चिमटी नोचती है, पर कुछ नहीं बदलता है। उसके सामने अभी भी वो कुत्ता खड़ा हुआ था। अभी तक उसके साथ जो भी हुआ था वो सब एक सच था। अमोदिता इतना डर गई थी कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के कारण अमोदिता का गला सूख गया था। उसके मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कुत्ता फिर आदमी की आवाज में कहता है, घर जा अमोदिता। अमोदिता कुत्ते के मुंह से ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह जाती है, पर वो अपनी जगह पर से हिलती नहीं है, वहीं पर खड़ी रहती है। अमोदिता के पैर थर थर कांपने लग गए थे। देखते ही देखते वो कुत्ता अमोदिता को देखकर भौंकने लग जाता है। अमोदिता को अपने नुकीले दांत दिखाने लग जाता है जो किसी खंजर की तरह पैने थे। पहले तो अमोदिता उस कुत्ते को देखकर डर जाती है, पर तभी उसे युग का ख्याल आता है कि वो युग के पास जाने के लिए निकली थी और उसके लिए उसने अपनी माँ से पंगा लिया था। तो फिर ये मायावी कुत्ता उसके सामने क्या चीज था? अमोदिता अपने अंदर गुस्सा भरते हुए कहती है, कुत्ते कमीने, तू मुझ पर भौंकता है, एक सौदाइन पर। रुक जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इतना कहकर अमोदिता नीचे झुकती है। रोड पर से 2-3 छोटे छोटे पत्थर उठाकर उस कुत्ते पर निशाना साधती है और उस कुत्ते को मारने लग जाती है। जैसे ही 1-2 पत्थर उस कुत्ते को पड़ते हैं वो कुत्ता दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो कुत्ता वहां से भागता है, अमोदिता हंसते हुए अपने आप पर प्राउड फील करते हुए कहती है, बड़ा आया था मुझे घर भेजने वाला, कुछ देर और रुकता तो इसे भगवान के घर भेज देती। इतना कहकर अमोदिता हंसे ही जा रही थी कि तभी उसकी हंसी गंभीर अवस्था में बदल जाती है। वो सोचने लग जाती है, क्या वो कुत्ता सच में आदमी की आवाज में बात कर रहा था या ये सब मेरा कोई वहम था? आखिर ये कुत्ता बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? इस चीज का पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। खैर, इस कुत्ते से तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले वो काम करती हूँ जिसके लिए निकली हूँ। मुझे जल्द से जल्द युग जी के पास पहुंचना है। उनके साथ मुझे डांस जो देखना है, वरना वो बोर हो जाएंगे बेचारे। जल्दी वापस भी आना है वरना माँ डांटेगी। इतना कहकर अमोदिता जल्दी जल्दी अपने कदम मेले की तरफ बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ मेले में युग और उसके दोस्त स्टेज के पास खड़े हुए थे। वहीं पर एक बड़ा सा घेरा बनाया गया था जिसमें करीब 100 आदमी डामा लेकर खड़े हुए थे। डामा मेघालय का वाद्य यंत्र है। ये 2 मुखी बेलनाकार ढोल होता है जिसे स्वर्ण और लाल रंगों से रंगा जाता है। इसे गले में लटकाकर दोनों हाथों से बजाया जाता है। उसी घेरे में कई लड़के और लड़कियां जोड़ी में खड़े हुए थे जो आपस में डांस करने वाले थे। युग और उसके दोस्त उसी घेरे में जो रस्सी बंधी हुई थी उसके बाहर खड़े हुए थे। अभिमन्यु युग से पूछता है, यार युग, कहां पर है तेरी यामिनी? तू हमें उससे मिलाने वाला था ना? कायर भी अभिमन्यु के साथ में ही बोलता है, हाँ यार। युग अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए कहता है, उसी को तो ढूंढ रहा हूं यार, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं आई क्यों नहीं। कछुआ धीरे से बोलता है, होगी तो आएगी ना। कछुए की बात युग सुन लेता है और गुस्से से बोलता है, क्या बोला कछुए तू? कछुआ जानता था युग यामिनी को लेकर बहुत सीरियस है।
यदि उसने यामिनी को लेकर कुछ भी बोला तो युग उसे छोड़ेगा नहीं। कि ऐसा था जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना। इसीलिए वो बात को बदलते हुए कहता है, मैंने कहा होगी वो यहीं पर, इतनी भीड़ है ना शायद इसलिए दिख नहीं रही है। युग कछुए की बात में हामी भरते हुए कहता है, पहली बार तू कुछ सही बोला है कछुए। कायर बिलखते हुए कहता है, यार तुझे यामिनी से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी ना, उसे बता देना चाहिए था कहाँ पर मिलना है। अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, अरे युग टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, जल्दी यामिनी को फोन करना वरना डांस शुरू हो जाएगा। कल मिला था तब तो उसका नंबर ले ही लिया होगा ना तूने। युग उदासी के साथ जवाब देता है, उसके पास मोबाइल होता तो नंबर लेता ना, उसके पास मोबाइल ही नहीं है तो नंबर कैसे लेता उसका। इस बात का कोई कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही वहां पर बिंदु आ जाती है और कायर पर गुस्सा करते हुए कहती है, कायर तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ मेले में, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, कब से तुम्हें फोन लगा रही हो। कायर अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकालता है और स्क्रीन को देखते हुए कहता है, अरे बिंदु सॉरी, वो यहाँ पर इतना शोर हो रहा है ना कि रिंग बजने की आवाज ही नहीं सुनाई दी। बिंदु गुस्सा करते हुए कहती है, अब यहीं पर खड़े रहोगे या डांस करने भी चलोगे, तुम्हारा मेरे साथ डांस करने का मन नहीं है क्या। कायर बौखलाहट के साथ कहता है, अरे बिंदु ये तुम कैसी बात कर रही हो, इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। कायर के कहते ही ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। यामिनी के ना आने से युग का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। कायर युग की तरफ देखते हुए कहता है, युग देख, अब मैं यामिनी का और इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरी बिंदु के साथ डांस करना है। एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर जाते हैं डांस करने, जैसे ही यामिनी आए तो उसके साथ आ जाना, हम दोनों घेरे के पास में ही डांस करेंगे। बिंदु कायर को बीच में टोकते हुए कहती है, अरे कायर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने दोस्त को इस तरह अकेला छोड़ दोगे। वैसे भी मुझे भी तो यामिनी से मिलना था, मैं भी तो देखूं कौन है वो यामिनी जिसके साथ अपना युग डांस करने वाला है। कायर ने भी बहुत कुछ बताया मुझे फोन पर यामिनी के बारे में, अब तो मेरी भी उससे मिलने की इच्छा हो रही है। कायर अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है, अरे नहीं बिंदु तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि यामिनी का कुछ अता पता नहीं है वो आएगी या नहीं आएगी, और मुझे तो लग रहा है वो नहीं आने वाली, उसे आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। बिंदु बोलती है, पर कायर। बिंदु अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बिंदु कायर ठीक कह रहा है, तुम दोनों मेरी वजह से आज की रात खराब मत करो, डांस करने चले जाओ, सबको ये पल नसीब नहीं होते हैं, और मैं कौन सा अकेला हूँ, यहाँ पर अभिमन्यु और कछुआ है ना मेरे साथ बातें करने के लिए। बिंदु उदासी के साथ कहती है, पर युग। युग फिर टोकते हुए कहता है, बिंदु मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ तो प्लीज जाओ डांस करने अंदर, देखो लोगों ने डांस करना शुरू भी कर दिया, तुम भी जाकर करो, मुझे तुम दोनों को साथ में डांस करते हुए देखकर अच्छा लगेगा। युग के फोर्स करने पर बिंदु और कायर डांस करने चले जाते हैं और युग उदासी के साथ यामिनी के आने का इंतजार करने लग जाता है। इस तरफ हवेली के अंदर रजनी अमोदिता को ढूंढ रही थी पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। रजनी अमोदिता को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। रजनी अमोदिता को उसके कमरे के अंदर ढूंढते हुए कहती है, ये नालायक लड़की कहाँ चली गई, इसे बोला था 9 बजे तैयारी शुरू करनी है साधना की, पर पता नहीं कहाँ मर गई है। ये लड़की भी ना बड़ी नालायक है, कुछ अता पता ही नहीं रहता इसका, काम के वक्त पता नहीं कहाँ मर जाती है। मोबाइल तो इसका यहीं पर रखा हुआ है, फिर मोबाइल के बिना ये कहाँ जा सकती है। शायद किचन में वो कुछ ठूस रही हो, इसका मुंह जब देखो तब चलता रहता है। इतना कहकर रजनी अमोदिता के कमरे से बाहर निकल जाती है और किचन की तरफ जाने लगती है। अभी रजनी अमोदिता के कमरे से बाहर ही निकली थी और उसने 2-3 कदम आगे ही बढ़ाए थे कि तभी उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। ये आवाज सुनकर रजनी के कदम अपने आप रुक जाते हैं। वो बड़बड़ाती है, ये आवाज तो उस पागल वंदना के कमरे से आ रही है, कहीं अमोदिता उसी के कमरे में तो नहीं है, उसके साथ बातें कर रही हो। वैसे भी आजकल बड़ा प्यार आता है उसे अपनी वंदना भाभी पर। इतना कहकर रजनी अपने कदम वंदना के कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे वो अपने कदम वंदना के कमरे की तरफ बढ़ाती जा रही थी, फुसफुसाने की आवाजें तेज होती जा रही थी, मत बुलाओ उसको, मत बुलाओ उसको। यही आवाज वंदना के कमरे से सुनाई दे रही थी। जब रजनी वंदना के कमरे के अंदर घुसती है तो देखती है कि उसके कमरे के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था और उसी अंधेरे कमरे में बेड पर वंदना बैठी हुई थी जो अपनी कमर दीवार से टिकाकर उसके सामने वाली दीवार को देखे जा रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। रजनी वंदना को देखकर मन ही मन सोचती है, ये पागल जब देखो अंधेरे में क्यों बैठी रहती है, इसे अंधेरे से इतना प्यार है क्या। सही है, जिसकी जिंदगी में अंधेरा हो वो उजाले में रहकर क्या करेगा। वंदना फिर बड़बड़ाती है,
उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। रजनी वंदना की बातों पर ध्यान नहीं देती है और अकड़ते हुए वंदना से पूछती है, ए पागल, तूने अमोदिता को देखा क्या कहीं? वंदना फिर वही बात दोहराती है, उसको मत बुलाओ। इस बार रजनी वंदना की बात पर ध्यान दे देती है और धीरे से वंदना से पूछती है, तू किसको नहीं बुलाने की बात कर रही है पागल? वंदना कुछ जवाब नहीं देती है। रजनी उसे एकटक नजर से देखती रहती है। कुछ देर रुककर वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, कर्ण पिशाचिनी को, कर्ण पिशाचिनी को। वंदना के मुंह से यह बात सुनकर रजनी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वो घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, इस पागल को कैसे पता कि आज रात में कर्ण पिशाचनी साधना करने जा रही हूँ? आखिर चक्कर क्या है? वंदना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, उसको मत बुलाओ, वरना उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। वो आएगी तो लेकर जाएगी। वंदना की बात सुनकर रजनी के पसीने छूटने लग गए थे। वंदना फिर बड़बड़ाती है, वो आ गई तो लेकर जाएगी। रजनी मनी मन सोचती है, ये पागल क्या लेकर जाने की बात कर रही है? वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, कर्ण पिशाचनी को मत बुलाओ वरना वो लेकर जाएगी। रजनी खुद से कहती है, इस पागल को कर्ण पिशाचनी के बारे में कैसे पता चला? कहीं इसने मेरी और अमोदिता की बात तो नहीं सुन ली थी? हाँ, जरूर सुन ली होगी, तभी तो ये उसका नाम बड़बड़ा रही है। रजनी वंदना को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहती है, ए पागल, तूने ये बात घर में किसी को बताई तो नहीं ना? वंदना कुछ जवाब देती उससे पहले ही कमरे की लाइट अपने आप चालू हो जाती है। जब वो अपनी नजरें स्विच बोर्ड की तरफ करती है तो देखती है कि वहां पर जानकी खड़ी हुई थी, जिसने लाइट ऑन करी थी। जानकी को देखकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं भाभी ने मेरी और वंदना की बात सुन तो नहीं ली? अगर गलती से भी सुन ली होगी तो आज तो मेरी खैर नहीं। रजनी जानकी को देखकर इतना डर गई थी कि कुछ नहीं बोल पा रही थी। जानकी रजनी से पूछती है, क्या बताने की बात कर रही हो तुम रजनी? रजनी बहाना सोचते हुए हिचकिचाते हुए कहती है, वो भाभी, मैंने ना अमोदिता के लिए मेले से एक सूट लिया था, तो अभी अमोदिता को बताया नहीं है, पर वंदना को पता चल गया, तो वही पूछ रही थी कि उसने अमोदिता को बताया तो नहीं ना सूट के बारे में। जानकी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है, कुछ भी बोलो, तुम ना अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो, सबको तुम्हारी तरह माँ मिले। रजनी शर्माते हुए कहती है, अरे वो तो भाभी बस ऐसे ही, कौन माँ अपनी औलाद से प्यार नहीं करती है, आप ही बताइए। वैसे मैं अमोदिता को ढूंढ रही थी, आपने उसे देखा क्या? जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, अरे अमोदिता, हाँ दिखी थी ना मुझे, वो तो मेले गई है ना, तुम्हें बताकर नहीं गई क्या? रजनी गुस्से से मन ही मन सोचती है, ये अमोदिता की बच्ची मेरे मना करने के बावजूद मेले चली गई, इसके ना बहुत पंख निकल गए हैं, सारे पंख काटने पड़ेंगे। जानकी को अपने सामने देखकर रजनी अपना गुस्सा छुपाते हुए कहती है, अरे हाँ भाभी, अमोदिता तो मुझे ही बताकर गई थी, पर मैं काम कर रही थी ना उस वक्त, तो ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। आपको तो पता ही है, मेरी अमोदिता मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती है। हाँ वो तो है। रजनी अपनी भवें ऊपर उठाते हुए जानकी से पूछती है, वैसे आप यहाँ पर क्या करने आई हो भाभी? आप तो 8:30 बजे तक सो जाती है ना? हाँ सो गई थी, पर फिर याद आया ये वंदना को दवाई देना भूल गई थी, वही देने आई हूँ, वरना मैं तो सो जाती, पर इस बेचारी को रात भर नींद नहीं आती। रजनी मन ही मन सोचती है, हाँ दे दे इसे दवाई, वरना पता नहीं कब ये जग कर हमारा भांडा फोड़ दे। रजनी जानबूझकर उबासी लेते हुए कहती है, अच्छा भाभी, मैं जाती हूँ सोने। मुझे तो बहुत नींद आने लग गई है, अब मेरे सोने का वक्त हो गया है। इतना कहकर रजनी उस कमरे से बाहर निकलने जाती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लग जाती है। रजनी गुस्से से भर चुकी थी, जिसके कारण उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। रजनी गुस्से से कहती है, ये नालायक लड़की, कल मुही कहीं की, इसे कहा था मेले मत जाना, पर फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या करूं? अब क्या करूं मैं? वो नालायक तो अपना मोबाइल भी लेकर नहीं गई, अगर मेले गई और उसे लेकर आई तो बहुत देर हो जाएगी, कर्ण पिशाचनी साधना की तैयारी हो ही नहीं पाएगी, और आज किसी भी कीमत पर मुझे ये साधना करनी है। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, कैसे अमोदिता को घर जल्द से जल्द बुलाए। तभी उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है। वो झट से कहती है, हाँ अब मुझे वही करना पड़ेगा। उसके साथ भी कितना सोचो जादू टोना मत करो, पर इंसान अपनी हरकतों के कारण करवा ही देते हैं। अब मुझे वही करना पड़ेगा। सदियों से